नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज हम सब लोग यहाँ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही ख़ास मकसद के लिए और ये मकसद है एक बच्चे की जान बचाना। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी सिर्फ़ 14 महीने ही है, उसका नाम है कनव। शायद कहीं पर और आप लोगों ने कनव के बारे में सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगा कि मेरी एक ज़िम्मेदारी है एक कोशिश की जाए कि हम सब मिलकर कनव की जान बचा सकें। कनव को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी है, जिसमें एक ऐसा इंजेक्शन इसको दिया जाना है जिसकी कीमत है 17.5 करोड़। अब आप समझ सकते हैं कि हम में से किसी के लिए भी अच्छे-अच्छे पैसे वालों के लिए भी 17.5 करोड़ कितना बड़ा एक अमाउंट होता है। और कनव के माता-पिता सरिता और अमित जांगरा जी-जान लगाए हुए हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये राशि जल्द से जल्द इकट्ठी हो ताकि कनव को वो इंजेक्शन लगाया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। आज मैं एक ये कोशिश कर रही हूँ कि हम सब लोग इतने सारे लोग इस पेज पर जुड़े हुए हैं, करीब 20 लाख लोग आप सब मेरे साथ हैं यहाँ पर। अगर हम सब लोग अपनी जेब से थोड़ी-थोड़ी राशि भी दें, तो मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर कनव की जान बचा पाएँगे। लेकिन पहले अभी अमित और सरिता से बात करते हैं। कनव के माता-पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं और कनव भी हमारे साथ हैं। अ, अमित थोड़ा-सा चाहूँगी कि आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताएँ कनव की बीमारी के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? क्या सिम्पटम्स हुए? थोड़ा बताएँ आप हमें। मैम कनव जब 6 महीने का था तब इसकी जो लोअर बॉडी की मूवमेंट है स्पेशली पैरों की वो थोड़ी कम हो गई थी। तो अच्छा। वो नॉर्मल नहीं था किसी भी पेरेंट के लिए कि इतना मतलब लोअर बॉडी की मूवमेंट कम हो जाना। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये मेरी मेरी मदर ने ये डिटेक्ट किया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद कनव, कोई दिक्कत हुँ, है। अच्छा। उसके बाद हम जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके पास गए थे, तो उसके बाद जो है उन्होंने रेकमेंड किया था हमको कि आप जो है किसी बड़े हॉस्पिटल में आप दिखाइए इस बच्चे को। तो ठीक है। हम उनके रेफरेंस से फिर हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहली बार गए थे। हुँ, और बाकी सब टेस्ट जो हैं कनव के नॉर्मल आए थे, बट एक जेनेटिक टेस्ट करते हैं ये लोग। हुँ, उसमें क्योंकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कुछ एक दो पेशेंट्स यहाँ पर भी निकले थे रिसेंट में, तो हुँ, उन्होंने वो टेस्ट जब कनव का किया तब हमको डिटेक्ट हुआ कि कनव को वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ठीक, ठीक। आपको उस समय तो कुछ समझ नहीं आया होगा? हम में से किसी को भी ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी के बारे में पता हो और जब बच्चे के बारे में पता चला तो आपको क्या जानकारी मिली? क्या है और इस इंजेक्शन के बारे में कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो डिजीज के बारे में जब पहली बार बताया गया तब तो कोई नॉलेज ही नहीं थी, डिजीज के बारे में भी कोई हुँ, नॉलेज नहीं थी, ट्रीटमेंट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। बट हुँ, डॉक्टर ने एक हिंट हमें ये दे दिया था कि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अच्छा। जब हमने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में तब हमें पहले तो डिजीज के बारे में पता लगा। फिर हमने इसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट जब पता लगी कि 17.5 करोड़ इसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, तो हम इंडिविजुअली एक बार सोचते हैं कि अगर वो पैसा हमारे पास नहीं है तो वो कितनी एक बड़ी रकम है जो हम शायद लाइफ टाइम कभी इतना कमा भी नहीं ना कर पाए, सकते। जुटा भी ना पाए। जी, तो जी, जी। वो चीज थी, तो उसको देखकर शुरू में तो 10-12 दिन तो ऐसा ही लगा कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, हुँ, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों इतना मतलब बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए थे, रोते रहते थे। बट उससे मतलब कोई कुछ आउटपुट नहीं निकलना था। अगर हम रोते रहेंगे तो हमारे बच्चे को शायद हम ना बचा पाते। तो उसी दिन से फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए और कनव को जिंदा रखने के लिए जो है हम फाइट करेंगे। जी। हम बातचीत तो करते रहेंगे। मैं अपनी टीम में ऋतु से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कनव के लिए जो कंट्रीब्यूशन क्योंकि फिरोज़ खान जी पूछ रहे हैं कि किसको देना है। तो अगर हम साथ में लगातार डिटेल्स शेयर कर पाएँ अ, चाहे एक फ़ोटो के ज़रिए या अकाउंट डिटेल्स तो ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पता हो कि अगर कंट्रीब्यूट करना है कनव के लिए तो कैसे करना है। अमित डॉक्टर्स क्या कहते हैं कितना वक़्त है कनव के पास? मतलब कितना वक़्त है कि उनको मतलब एक कोई डेडलाइन होगी कि इसमें इसके अंदर इन्हें इंजेक्शन लग जाना चाहिए? वैसे जो डेडलाइन होती है कंपनी की वो होती है कि या तो 2 साल से कम का होना चाहिए और बच्चा 12 केजीज वेट के कम होना चाहिए। बट अच्छा। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना डिटेरियोरेट कर चुका है। कई बार बच्चे जो है बहुत फास्ट डिटेरियोरेट करते हैं, तो कई हुँ, बच्चे जो हैं विद इन ये मान के चलिए विद इन अ ईयर वो जो है इतना डिटेरियोरेट कर चुके होते हैं कि आप उनको दवा भी दे देंगे तो भी, क्योंकि हुँ, इट्स नॉट अ मैजिक ड्रग, ये जब ड्रग लगेगी उसके बाद ही अपना असर शुरू करेगी, तो बच्चे को रिकवर करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो हुँ, एटलीस्ट उसकी बॉडी उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में होनी चाहिए कि ड्रग लगने के बाद जो है हुँ। आप जो है उसको रिकवर करने का समय दे पाए। अच्छा।
अभी तक जो आपकी राह रही है, आपने कंट्रीब्यूशन जब शुरू किया, लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, तो अभी तक कितना कर पाए हैं आप अपनी तरफ से? अ, हमने अपना जो फंडरेजर शुरू किया था वो 28 ऑफ अक्टूबर 2022 से शुरू किया था, हुँ। और उसके बाद से जो है हम करीबन करीबन 9 सीआर तक अभी इकट्ठा कर पाए हैं। लेकिन अ, अभी साढ़े 8 और अभी आधा अमाउंट थोड़ा-सा लगभग। मतलब डिस्टेंस जो है काफ़ी बाकी है। तो हुँ, हम अगर देखा जाए तो बेसिकली 80,000 लोग अगर हमें 1,000 डोनेट करते हैं, जो कि हुँ। हमारी पॉपुलेशन को देखा जाए तो एक बड़ा नंबर नहीं जी। है। जी, जी, तो जी। हम विद इन अ डे भी इस अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं, बट हम हुँ। उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हर जरिए की तरह, जी, जो जी। भी जरिया हमें मिल रहा है। तो हम पिछले 6 महीने से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कैसे ही ना कैसे करके लोगों तक पहुंच पाए, और इस बीमारी के बारे में भी और कनव को भी बचा पाए, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी हुँ। हम बचा पाए, जी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जी। सौरभ मिश्रा लिख रहे हैं वॉइस नहीं मिल रही है, अगर आप में से 1-2 लोग थोड़ा लिख दें कि आपको आवाज़ मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं, मैं और अमित जी क्या कह रहे हैं? अगर 1-2 लोग कमेंट कर देंगे तो हमें थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है। हालाँकि कुछ लोगों ने लिखा है कि हमें अकाउंट नंबर्स दीजिए, दिनेश मानसेरा जी ने कहा है, प्रशांत चौधरी ने कहा है, पैसे कहाँ भेजने हैं बताइए, जो हो सकेगा मदद करूँगा। कीर्ति डागर कह रही है आवाज़ आ रही है, तो सौरभ मिश्रा जी आप अपने लैपटॉप में ही देखिए, कहीं शायद जहाँ पर भी आप फ़ोन पर देख रहे होंगे, उसमें ही प्रॉब्लम होगी। मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँगी अर्चना वशिष्ठ पांडा जी को। ये क्योर एसएमए एक संस्था है क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो ऐसे ही बच्चों के साथ काम करती है जिन्हें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो। तो थोड़ा-सा हम समझना चाहेंगे अर्चना जी, इस बीमारी के बारे में क्या है ये? कितने बच्चों को इस देश में होती है और क्या वजह है कि एक इंजेक्शन साढ़े 17 करोड़ मतलब अमाउंट सुनकर ही इंसान हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, तो थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में हमको, क्या है ये बीमारी? थैंक यू सो मच ऋचा जी कि आपने एसएमए का मुद्दा उठाया, एंड थैंक्स टू कनव पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इस प्रोग्राम में एसएमए को शामिल किया। तो सबसे पहले मैं जस्ट बताना चाहूँगी कि मैं अर्चना वशिष्ठ पांडा क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हूँ, और ये फाउंडेशन एक पेरेंट लेड फाउंडेशन है। व्हेन आई से पेरेंट लेड मतलब कि हम सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी के बच्चों को एसएमए है, और इसलिए हम एक साथ आकर के हमने ये फाउंडेशन बनाई है, क्योंकि हमें जब लगा कि और तो कोई चारा नहीं है तो हम ही मिल करके इस बात की एडवोकेसी करें, सरकार के पास जाएं, एक वॉइस बन करके हम इस चीज़ को उठाएं अपने देश में। हुँ, तो सो बेसिकली नाउ इट इज़ अ पेरेंट लेड पैन इंडिया फाउंडेशन, रजिस्टर्ड फाउंडेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट एसएमए, ये एक न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोग्रेसिव हुँ, डिसऑर्डर है। तो जब हम हुँ। प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आज जो स्थिति है बच्चे की, अ, वो कल नहीं रहेगी, धीरे-धीरे ये चीज़ डिटेरियोरेट होगी। अच्छा, जैसे अभी अमित जी ने बताया, किस इस पेस ऑफ डिटेरियोरेशन सबका अलग है, हर पेशेंट का हुँ, बॉडी में कुछ एक और होते हैं, एक एसएमएन जीन होता है जिसके अंदर एक एक्सॉन 7 डिलीटेड होता है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो कहा जाए तो एक मोटर न्यूरॉन में एक छोटी-सी प्रोटीन की कमी से एक ये मतलब रूट कॉज़ है इस चीज़ का, बट इसका जो इम्पैक्ट है ये पूरी बॉडी पर हो जाता है, और सबसे ज़्यादा ये प्रॉक्सिमल मसल्स जो हमारे होते हैं, जो स्पाइन के आसपास के जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, इंक्लूडिंग द थाई मसल्स एंड जो हैंड मसल्स हैं, ये धीरे-धीरे वीक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इसमें आती है कि हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, स्पेशली जो लंग्स हैं, या है ना, जो स्पाइन के आसपास हैं, ये जो वीक होते हैं, तो ये इन बच्चों को सबसे ज़्यादा जो फेटल फेटल जो चीज़ होती है उनमें ये होती है रेस्पिरेटरी फेलियर। बिकॉज़ जब ये अच्छा। अगर बच्चों को एक मामूली सर्दी-जुकाम भी हो जाता हुँ, है, तो वो बहुत जल्दी निमोनिया बन जाता है, और ये बच्चे अपने लंग्स में से कफ को निकाल नहीं पाते, बिकॉज़ इतने मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है, और उसकी वजह से हुँ। निमोनिया बन कर के ज़्यादातर ये बच्चे दम तोड़ देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, आज ही सुबह राजस्थान में हमारा एक पेशेंट जो है गुज़र चुका है। कुछ दिन पहले एक और बच्चा जैसलमेर में गुज़रा है, और कुछ दिन पहले गुजरात में गुज़रा है। तो आई और मीन इसमें बहुत कम मैं उम्र के बच्चे होते होंगे? क्योंकि ये एसएमए एक्चुअली 4 प्रकार का होता है, टाइप 1, 2, 3, हुँ, 4, 1 बीइंग द सीवियरेस्ट फॉर्म, जो कि कनव को भी हाँ, है, जिसमें 6 जी। महीने के अंदर अगर आपके बच्चे को कुछ सिम्पटम, ज़्यादातर सिम्पटम हुँ, ऐसे होते हैं कि आपको सर्दी जुकाम इतनी भयंकर हो जाती है कि आपको भागना पड़ता है हॉस्पिटल,
और हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि भई हुआ क्या है, क्योंकि पेरेंट्स आर टेकन बाय सरप्राइज़ कि हुआ क्या? हमें तो पता ही नहीं है। इतनी हुँ, अवेयरनेस की कमी है, हमें भी अवेयरनेस नहीं थी जब हमारे बच्चे को ये सब हुआ है तो। सो बेसिकली द डायग्नोसिस इटसेल्फ, मेरे पास ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनका बच्चे के डायग्नोसिस की रिपोर्ट तब आई है जब बच्चा ही नहीं रहा हाथ में। सो जो टाइप 1 के केस में बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब सीवियर है ये। सर्वाइवल अ, रेट कम होगा बहुत? बहुत कम है, बहुत कम है। 6 महीने, 1 साल, जैसे कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कि ये जो फ़िगर है 16-17 करोड़ का जो फ़िगर है, मैजिक फ़िगर, जब तक इसको जुटा रहे हैं, ऑलमोस्ट 8-10 महीने, 1 साल लग जा रहा है, और बाय द टाइम ये दे आर रीचिंग टू दैट लेवल, बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ नो मोर, ऐसा भी केसेस हैं हमारे साथ। तो इट्स रियली अ वेरी सैड सिचुएशन व्हेन इट अनफॉर्चुनेट। कम्स टू टाइप 1। जो टाइप हुँ, 2 हैं, वो बच्चे अगर रह भी जाते हैं, तो उनकी हुँ, ये मुसीबत है कि दे आर कन्फाइंड टू व्हीलचेयर्स, ऑल ऑफ देम। हुँ, और हुँ, व्हीलचेयर में ही कन्फाइंड होकर के ही, मतलब कि वहाँ पे ही चैन नहीं है इस डिसीज़ को। प्रॉब्लम ये होती है कि स्पाइन मसल इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि स्कोलियोसिस की वजह से लंग फंक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाता है, एंड आपके लिए अगेन सर्जरी काम इट बिकम्स लाइक, और आजकल तो कोविड और H1N1, हुँ, HD, वैसे ही बच्चों को बचाना है। है। हुँ, तो ये सारे बच्चे फिर आईसीयू में चले जाते हैं, और वहाँ से अगर वेंटिलेटर पे गए तो इनको फिर वहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली टाइप 3 है जिसमें कुछ साल तक वो चलते-फिरते हैं, लेकिन देन दे आर ऑन द व्हीलचेयर। सो धीरे-धीरे करके ये काफ़ी मुसीबत आ जाती है बच्चों की। दिस इज़ बेसिकली अबाउट द डिसीज़, जैसे आपने पूछा। अच्छा, ये इंजेक्शन इतना महँगा क्यों है? सो ऋचा जी, ऐसा है कि वैसे तो जो एसएमए है, इसकी अभी पूरी दुनिया भर में 3 दवाई हैं। हुँ, पहले जो इंजेक्शन थी उसका नाम स्पिनराज़ा था, जो कि 5 हुँ, करोड़ सालाना है पर ईयर पर पेशेंट, एंड इट इज़ अ लाइफ टाइम हुँ, ट्रीटमेंट। और जो दूसरा है वो है ये वाली दवा, जो कि पहला वाला बायोजेन कंपनी ने बनाया था अमेरिका में। ये जो दूसरा है हुँ, नोवार्टिस कंपनी का है ये इंजेक्शन। और ये जीन थेरेपी, इसका कहा जाता है ये वन टाइम थेरेपी है। इट इज़ हुँ, मतलब एक बार दिया तो दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तीसरी जो दवा है वो एक ओरल मॉलिक्यूल है, जो कि पिलाई जाती है बच्चे को, जो कि रॉश कंपनी ने बनाई है। ये जो हुँ, तीसरी दवा है ये इंडिया में आ चुकी है, और ये इसकी आजकल जो कीमत इंडिया में है वो 72 लाख पर एनम पर पेशेंट है, फॉर अ पेशेंट ऑफ 20 केजी। तो ये वेट बेसिस पर है, एज और वेट के हिसाब से, इसलिए हर एक की डोसेज अलग होती है, बट ऑन एन एवरेज 20 केजी एंड बियॉन्ड की रकम ये है, जिसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से सरकार से माँग कर रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी तो कम से कम माफ़ कर दीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अ, उससे थोड़ी कीमत कुछ कम हो, लेकिन कहीं सुनवाई हाँ, नहीं हो रही अभी? जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इतनी बड़ी हुँ, रकम है, आप सोचिए ना, हम लोग घर-बार बेच भी दें तो कितने घर हैं हमारे पास बेचने के लिए हर साल? वी कांट अफोर्ड एवरी ईयर बिकॉज़ दीज़ आर लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, एक्सेप्ट फॉर जीन थेरेपी व्हिच इज़ द ज़ोलज़ेनेसएमए, जो कि वन टाइम है, बाकी सारे लाइफ टाइम ट्रीटमेंट्स हैं। बट नन ऑफ देम आर अफोर्डेबल। हमारे किसी पेरेंट्स की बस की बात नहीं है कि हम हर साल इतनी बड़ी रकम जुटा कर पाएँ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये वाली मेडिसिन इतनी, अगेन एज़ आई सेड, दिस इज़ वन टाइम। और ये देखिए हुँ, सारे रिसर्च बाहर हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, हुँ, इंडिया में कोई रिसर्च नहीं हुआ। तो ये जो हुँ, रिसर्च है, इसकी आई हुँ, मीन जो हमें समझ में आया है एज़ एज़ अ फाउंडेशन, हुँ, कि रिसर्च हैज़ टेकन ईयर्स टुगेदर, एंड दीज़ आर डन इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैबोरेटरीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ इन यूएस। वहाँ की कॉस्ट के हिसाब से दीज़ आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स, एंड हमारे देश में इस चीज़ का रिसर्च नहीं हो रहा है। हमने बहुत माँग की है सरकार से कि इसके बारे में इंटरवीन किया जाए, क्योंकि बच्चे नहीं बच पा रहे हैं। हमारी हुँ, लगातार सरकार से मतलब हर दिन हम कहीं न कहीं, कभी एजुकेशन में लड़ रहे हैं एक्सेसिबिलिटी को लेके, इंक्लूसिवनेस को लेके, कभी हम जीएसटी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, कभी सोशल जस्टिस में, एजुकेशन में। मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारी कि कहाँ जान बचाए, कहाँ बच्चे के हुँ, एडमिशन के लिए लड़े, कहाँ हम, सो इट्स हुँ, लाइक अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम्स, मल्टी स्टेक होल्डर प्रॉब्लम्स। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम का जो इट्स लाइक अ मैमोथ टास्क बन गया है ये पेरेंट्स के लिए। और इसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करना, फाइनली इट कम्स टू पेरेंट्स, कि हम ही लोग इसमें लगे हुए हैं कि भई और आने वाले जनरेशन, इसमें ऐसा हुँ, होता है कि पेरेंट्स दोनों कैरियर होते हैं, तभी ये होता है। और अच्छा, आज की डेट में इंडिया में हमारे पास, हम हमारी संस्था से जुड़े 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, रजिस्टर्ड पेशेंट कन्फर्म्ड जेनेटिक रिपोर्ट के साथ। और कैन इमेजिन कि कितनी इस पे रिसर्च नहीं हुआ है।
और अगर रिसर्च होगा तो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स जो हम देखते हैं यूएस यूरोप में, तो हमारे देश में कम से कम 4 लाख बच्चे होंगे एवरी ईयर जो कि एसएमए से पैदा होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक डायग्नोसिस से पहले ही वो गुजर जाते हैं। So basically, ओह! healthcare government really needs to intervene and save these children. जी। अगर अब हम कनव की बात करें, एक बार मैं फिर से अर्चना जी आपके पास आऊँगी, ये स्टैट्स पर, Sure. डेटा पर हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सरिता जी आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी कनव की हालत कैसी है? अ, मतलब और क्या पूछूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने स्ट्रेस में हर दिन जीते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। कनव की हालत अभी ठीक नहीं है मैम। बिठाने के लिए भी इसको पूरा सपोर्ट देना पड़ता है और हुँ। जैसे-जैसे टाइम जाता जा रहा है वैसे-वैसे इसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल का टाइम है, पर हम आप लोगों के ज़रिए आगे मीडिया तक जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने हमें आज तक सपोर्ट किया है और हम जी। बस इतना ही धन्यवाद करते हैं कि लोग हमारा आगे भी सपोर्ट करेंगे। ह अभी जब तक ये इंजेक्शन का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, तब तक कुछ और दवाइयाँ या कुछ इलाज चल रहा है कनव का? मैम वैसे तो कोई स्पेसिफिक इस पे दवा है नहीं, इसके जो जीन थेरेपी है और इन ओरल मेडिसिन के अलावा। हुँ। बट ये है कि बच्चों को फिजियोथेरेपी रेकमेंड की जाती है और हुँ। नॉर्मल जो है, जो भी ये जो बच्चों के प्रोटीन्स और जो विटामिन की जो दवाइयाँ चलती हैं, वही हुँ। कनव भी ले रहा है। बट प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि एक छोटा सा जुकाम भी इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो हुँ, उस हुँ। चीज को देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ इनको रखना पड़ता है, और अभी ये कोविड का टाइम है, तो और जब वो प्रिकॉशन जो है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है, क्योंकि कोविड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हमको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें ताकि हमारे थ्रू हुँ। कनव को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। कुछ डाइट वगैरह का भी कुछ ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़ता है क्या इनको? डॉक्टर्स कुछ बताते होंगे आपको? हाँ मैम, प्रोटीन डाइट रेकमेंड की जाती है वैसे बेसिकली, हुँ। क्योंकि हुँ। बच्चे को जो है ना, एक तो ये इश्यू हो जाता है, दूसरा वेट अगर गेन कर लेगा बच्चा तो और मसल्स वीक होने का और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर का ये हुँ। कहना है कि मैक्सिमम कोशिश ये कीजिए कि प्रोटीन डाइट दे, फैट्स कम से कम दें। ठीक। अभी तक अगर अगर मैं आपसे पूछूँ, मतलब मैं देख रही थी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आप लोगों के सपोर्ट में आगे आए हैं, का कुछ पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट में आगे आए हैं। बट फिर भी कहीं ऐसा लगता है कि मदद में कमी रह गई, या कहीं-कहीं कि आपने सरकार से भी मदद माँगने की कोशिश की है? मैम हमने हर स्फेयर को टच करने की कोशिश की है, बी इट हुँ। मीडिया हो, सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, गवर्नमेंट हो। अभी एफर्ट्स बहुत किए गए हैं, पर अभी हुँ। क्या है ना कि अवेयरनेस बहुत कम है इस डिसीज को लेकर, बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोगों को हुँ। ये है कि वो क्वांटम को देखकर एक बार ये सोचते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट सच अमाउंट, तो हुँ, वो हुँ, भी एक हुँ। कंस्ट्रेंट रहता है इस चीज में कि, और दूसरा फंड रेजिंग आजकल मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, कि लोगों को ट्रस्ट दिलाना कि हाँ हम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं आपका, उनको लगता है कि मेरे 100-200 रुपए से क्या हो जाएगा, बट हुँ, उनको हुँ। ये समझाना कि हम जो जिस आज फिगर पे पहुंचे हैं वो उन्हीं उन्हीं 1.5 लाख लोगों की बदौलत है जिन्होंने आज तक हमें डोनेट किया है, किसी एक या दो इंसान ने सिंगल बिल्कुल। हैंडेडली हमें डोनेट नहीं किया है। तो हम कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करते रहते हैं लोगों को समझाने की, और हमें मौके बहुत कम मिलते हैं, जैसे कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं, एक दो मीडिया में भी हमारा कवरेज हुआ है, न्यूज़ 24 हुआ या एबीपी न्यूज़ हुआ, तो हमें वो बहुत लिमिटेड मौके मिलते हैं जब हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और आज की बिजी लाइफ में लोग जो है नेक्स्ट डे ही चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो जी। उस टाइम उन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। जी। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार हम जब ऐसा सुनते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है, अरे! कोई सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी के लिए कौन-सी ये बड़ा अमाउंट है, सरकार के लिए कौन-सा बड़ा अमाउंट है। वो सेलिब्रिटीज़ के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ, सरकार की ज़िम्मेदारी और हमारी कोशिश होनी चाहिए एज़ पार्ट ऑफ मीडिया कि हम ये आवाज़ सरकार तक ये पहुँचाएँ, जो प्रॉब्लम्स अर्चना जी ने बताई, वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ़ कनव की नहीं है, बात और बहुत सारे हज़ारों बच्चों की है, जो इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हों।
लेकिन इसके साथ मेरा हमेशा मानना रहा है कि हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स आज ये देख रहे हैं, इस पेज पर हमारे इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये सोचिए ना कि क्या मैं ₹100 दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? क्या मैं ₹500 दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? 1000, 5000, 20,000, 10,000 जो जो आपकी आपकी काबिलियत है उस हिसाब से या जितना आप सोच सकते हैं उतना अगर दे देंगे, तो आप सोचिए बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो ये मत सोचिए कि कोई कॉर्पोरेट कर दे, कोई सेलिब्रिटी कर दे या सरकार कर दे। वहाँ वहाँ भी माँग पहुँचाई जानी चाहिए और वहाँ भी हमारी ज़िम्मेदारी है, मीडिया वालों की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ तक पहुँचाएँ। लेकिन तब तक ये 14 महीने के बच्चे को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही कनव है। अ, ये कब तक इंतज़ार करेगा कि इसको एक इंजेक्शन लगना है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। तो मैं आज सिर्फ़ विथ फोल्डेड हैंड्स आप सबसे आज ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको जो भी ठीक लगती है, जो भी एक राशि हम लोग लगातार बैंक डिटेल्स भी दे रहे हैं, यूपीआई डिटेल्स भी दे रहे हैं। छोटा-सा ही सही, जो रकम आप देना चाहें वो प्लीज़ दीजिए, ताकि हम सब मिलकर कनव की जान बचा सकें। अर्चना जी, मैं चाहूँगी एक बार फिर से कुछ क्योंकि डिजिटल मीडियम है व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं। एक बार फिर से इतना बता दीजिए कि इस देश में इस समय अगर मैं आपसे कहूँ, कितने बच्चे एसएमए से पीड़ित हैं और कितना बड़ा खतरा है ये हमारे बच्चों के लिए? देखिए, आज की डेट में हमारी संस्था से जो जुड़े हैं रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मान लीजिए 1100 बच्चे हैं, जो कि 11 कन्फर्म्ड एसएमए के बच्चे हैं। और हुँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 1 इन 40 इज़ अ हुँ। कैरियर ऑफ एसएमए। तो ये जो 1 इन 40 ओके। अगर हुँ, 1 इन 40 तो ये समझ लीजिए बहुत कॉमन है, अवेयरनेस कम है इस चीज़ की। और हुँ, ज़्यादातर ऐसे हुआ होगा पहले, कुछ साल पहले जो बिल्कुल बिना मीडिया के ऐसा हुआ होगा कि बच्चे बचते नहीं होंगे और लोगों को पता ही नहीं चलता होगा हुआ क्या। हुँ, हुँ, सर्दी-जुकाम हुँ। में बच्चा निमोनिया से मर गया। नोबडी न्यू कि निमोनिया हुआ क्यों था और क्यों नहीं बचा पाए निमोनिया से। सो दैट वुड हैव बीन द केस, बट अभी क्या है, क्योंकि थोड़ी बहुत शुरू हुई है डायग्नोसिस एंड ऑल दैट, तो हमें पता तो चल रहा है कम से कम। तो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स दैट वी हैव लर्न्ड एंड बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत जो रिसर्च हुआ है, एक गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, एसजीपीजे लखनऊ के डॉक्टर ने कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया है, जिसके बेसिस पे अगर हम एनालिसिस करें तो इंडिया में आप ये समझ लीजिए कि 4 लाख बच्चे होंगे एसएमए के। और ये मान लीजिए कि हर दिन एवरी डे कम से कम 11 से 12 बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं एसएमए के साथ, एवरी डे। और इनमें 11 से से 12 कम से कम बच्चे। 25% होते हैं जो टाइप 1 होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है, एंड अराउंड 50% होते हैं जो कि टाइप 2 होते हैं। और वो भी अगेन डिपेंड्स, कुछ इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस कितनी है। जैसे आप देखेंगे हुँ, कि ये डाइट के बारे में बता रहे हैं अमित जी, तो सारे हुँ, हुँ। पेरेंट्स ना इतने जागरूक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे ऑक्सी पल्स मीटर, छोटा-सा डिवाइस है। इट्स अच्छा जी, ये एक आपको सेकंड मैं आपको रोकूँगी। मिनी रुचि, आप लोग बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अकाउंट डिटेल्स हम लोग लगातार स्क्रीन पर डिटेल्स दे रहे हैं, कमेंट में दे रहे हैं प्लीज़, क्योंकि लगातार सब लोग कह रहे हैं अकाउंट डिटेल्स, तो अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, आप देखिए प्लीज़। जी, अर्चना जी। तो जैसे होता है ना, एक छोटा-सा ऑक्सी पल्स मीटर होता है, एक छोटा-सा डिवाइस, जो कि हुँ, बहुत ही ये जान बचाने वाला डिवाइस है हमारे लिए, कि कम से कम हुँ, अगर आपके बच्चे को थोड़ी-सी सर्दी है, तो एटलीस्ट आप घर पे मेज़र करके इतना पता लगा सकते हैं कि व्हेन इज़ द टाइम टू रश टू द हॉस्पिटल। क्योंकि अगर हुँ, आपका ऑक्सीजन 92 के नीचे जाता है बच्चे का, तो समझ लो आपने ऑक्सीजन देनी ही है बच्चे को। या तो जैसे हम कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमने अपने घर में एक छोटा-सा आईसीयू जैसा बना लिया। वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, घर में ऑक्सीजन पल्स मीटर, बाईपैप मशीन हमने सब ले ली है, बिकॉज़ कब तक हम बच्चे को हॉस्पिटल में रखेंगे। सो हम यही ट्रेनिंग कोशिश करते हैं हर बच्चे, एंड आई एम श्योर कि अमित एंड कनव की सरिता। मदर ये भी एक थोड़े से मतलब कि अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, और वो हर चीज़ करना चाह रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। हर लोग कर भी हुँ, नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि बाय द टाइम ये सब इतनी मेहनत करके हम करें, तब तक एक तो बच्चा हाथ से निकल जाता है। और कुछ ऐसे हैं पेरेंट्स जो कि कितना ही समझा लो वो समझ नहीं आता, उनको अवेयरनेस नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है एम्पावर्ड होना, समझना इस चीज़ को, हाउ टू मैनेज। यू कांट बी स्टेइंग इन अ हॉस्पिटल 365 डेज़, तो आपको घर में ही ये सब मैनेज करना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में भी हमारे कई पेशेंट हैं जो ऑलरेडी एडमिट हैं, कोई एम्स में एडमिट है, कोई किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट है, कोई बरेली में है, कोई दिल्ली में है। आज जब मैं आपसे हुँ, बात कर रही हूँ, वी हैव लॉस्ट फ्यू पेशेंट्स इन दिस वीक, टुडे इटसेल्फ वी हैव सम पेशेंट जो ऑलरेडी एडमिटेड है हॉस्पिटल में, जिनको हम किसी को बाईपैप मशीन डोनेट कर रहे हैं, किसी को ऑक्सीपल्स मीटर भिजवा रहे हैं।
आई एम एक्चुअली आस्किंग सम पीपल टू डोनेट ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर टू अस, जो कि हम फिर आगे डोनेट कर पाएंगे। तो मेडिकल डिवाइसेस का इतना रिक्वायरमेंट है। व्हील चेयर एज स्पेसिफिक है, क्योंकि छोटी व्हील चेयर, बड़ी व्हील चेयर एज के हिसाब से। एंड देन स्पाइनल ब्रेस, जो बच्चे टाइप 2 हैं, जिनकी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है स्कोलियोसिस की वजह से, हर साल आपको, बच्चा क्योंकि बड़ा हो रहा है, आउटग्रो हो जाता है, तो आपको हर साल एक स्पाइनल ब्रेस बनानी है, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी 50-60 हज़ार रुपए हर ब्रेस की होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो माँ बाप बच्चे को देखेंगे या अपनी क्या जॉब क्या करेंगे, करें, एग्जैक्टली इतना या क्या मुश्किल। करें? बच्चे और को एजुकेट एक कितने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे, ये भी एक बिल्कुल, अपने आप में बिल्कुल। सोचने वाली बात और है। इसमें अब एक सबसे जी इम्पोर्टेंट बात, आई एम सॉरी मेरे से मिस हो गई, कि ये बच्चे जी इतने ब्रिलियंट हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि ये बच्चे, इनके केवल फिजिकल डिसेबिलिटी होती है इनको, अदरवाइज दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी ब्राइट। सबके सब बच्चे अपनी अपनी फील्ड में, कोई ड्राइंग में, पेंटिंग में, एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि ओनली ऑल दे इंडिया सर्वाइव। टॉपर्स हैं। ऑल इंडिया टॉपर्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, 10-12 वगैरह के। एक बच्चे है जो मिशिगन यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी बॉम्बे में, कोई आईआईटी कानपुर में। आप सोच सकते हैं कि डिस्पाइट दिस चैलेंजेस दीज चिल्ड्रन आर डूइंग सो वेल। दे आर नेशनल एसेट्स एक्चुअली, जिनको कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारी कंट्री में। ऐसे बच्चों को बचाना चाहिए सरकार को, एक्चुअली देखा जाए तो। बट अनफॉर्चुनेटली आई सॉरी टू से आपको कि अभी हमारी गवर्नमेंट इतना अभी तक नहीं इंटरवीन करे जितना करना चाहिए। जी। अमित, आपने सरकार से मदद मांगने की कोशिश की, हेल्थ मिनिस्टर से संपर्क करने की कोशिश की, क्या क्या हुआ? अभी तक मैम जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम मिले हैं, मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने पर्सनली जो है पीएमओ में भी लेटर लिखे हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी लेटर लिखे हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि अभी तक कोई सॉलिड जो है कंक्लूजन वहां से कुछ भी नहीं आया है। प्रॉमिसेस तो बहुत किए गए हैं बहुत लोगों के द्वारा हमें, बट प्रॉमिसेस से तो मतलब कोई इस चीज का एंड नहीं हो सकता जब तक कि इस पे एक पॉलिसी लेवल पे कोई चेंजेस ना आए और कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ना आए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज हम जो है बच्चों को, अपने बच्चे को कैसे ही करके बचा लेंगे, लेकिन वो गरीब बंदा जो डिटेक्ट भी करवा पा रहा है लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा कि मैं उस अमाउंट को कैसे इकट्ठा करूं, ना उसके पास इतनी नॉलेज है, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो लोगों के पास जाए और करे। वो लोग बस उस फीलिंग के साथ जी रहे हैं, वो आज हम जो फील कर रहे हैं बेसिकली अपने बच्चे को देखकर, उस फीलिंग के साथ वो रोज जी रहे हैं। और उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इस डिजीज का कंक्लूजन क्या होना है, तो उस चीज के साथ जीना और ज्यादा मुश्किल है। जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं आई हैव पेड वाया यूपीआई, और आई थिंक प्रवेश जी ने भी कहा है आई हैव ऑलरेडी पेड। जो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रशांत चौधरी आई सेंड कह रहे हैं कि आई हैव सेंड जितना हो सकता था और भी ट्राई करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रशांत चौधरी जी। कोशिश यही करें हम लोग आज की ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने कम से कम मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेज पर जुड़े हों। अभी ये लाइव खत्म होने के बाद मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन भेजूँगी। उस बच्चे को देख रहे हैं और मतलब वाक़ई हर हर जान बहुत कीमती होती है। लेकिन अभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात ये है कि एक इंजेक्शन इतना महँगा क्यों? कितने कितने बच्चों के माता-पिता, जैसे अमित ने कहा, कितने लोग होंगे ऐसे जो इतना जुटा भी पाएँगे या कहीं उनकी कोई सुनवाई होगी? आपके लिए तो मैं कहूँगी चलिए फिर भी थोड़ा आप मीडिया तक पहुँचे, थोड़ा आप सांसदों तक पहुँचे हैं, शायद इंडिविजुअल लेवल पर कुछ लोगों ने आपकी मदद की होगी। लेकिन बहुत सारे माता-पिता हैं जो नहीं पहुँच पाते होंगे, उनको समझ में नहीं आता होगा क्या करें? और ऐसे बच्चे शायद अपनी जान गँवा बैठते होंगे। अर्चना जी, आप कुछ कहना ऋचा भी जी, चाहती थी? हाँ, हुँ, मैं बस ये कहना चाहती थी कि पॉलिसी की बात करें तो हमारे देश में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज़ बनाई गई है। हुँ। और वो भी एक मैं कहूँगी एक रिएक्टिव अप्रोच है, क्योंकि देवर कुछ आपका आपकी आवाज़ चली गई अर्चना जी, आपका आई थिंक नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जब तक अर्चना जी हमारे साथ वापस जुड़ती हैं, अ, सरिता, हर दिन इस डर में बीतता है कि आप क्या सुन पा रहे होगा? हैं? सॉरी, अच्छा, सॉरी, बीच जी। में कनेक्शन हुँ, चला गया था। तो मैं ये कह रही थी हुँ, कि बिकॉज़ के इतने सारे हाई कोर्ट में केसेस जा रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि भई आप पॉलिसी बनाइए। कई सारे और भी डिसीज़ेज़ हैं जिसके लिए पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो सरकार ने हुँ, पॉलिसी बनाई है, और जी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है, जिसमें कुछ बच्चों के हुँ, नाम गए हैं। और अभी हुँ, रिसेंटली सरकार ने वो अमाउंट 50 लाख भी की है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसीज इतनी सारी हैं और इतने सारे पेरेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं कि किस-किस को दी जाएगी। और हमारे जो एसएमए है, ये एक आता है 3B कैटेगरी जो पॉलिसी है उसमें, जिसमें कि क्राउड फंडिंग एक जरिया दिख इवन सरकार भी कहती है क्राउड फंडिंग से ही फंडिंग होगी इस डिसीज की। तो और 3B कैटेगरी में जो अमाउंट है वो 50 लाख में हमारा पूरा नहीं होगा एक्चुअली देखा जाए तो। बट फिर भी जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो ओरल मेडिसिन है उसका सालाना खर्चा शायद फिर भी निकल जाए। लेकिन अभी तक आई वुड से कि ये अनाउंसमेंट ही हुई है, अभी तक किसी बच्चे को, एक भी बच्चे को अभी तक मिली नहीं है। शुरुआत हुई है, आई वुड से एज अ पॉलिसी अच्छी बात है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं पॉलिसी में ना टाइमलाइंस को लेकर के कुछ जिक्र नहीं है। ऐसे में एक ऐसी डिसीज है जो किसी को टाइम नहीं देता। वी आर ऑल रनिंग अगेंस्ट टाइम। हमारे लिए एक क्लॉक जैसे एक टाइम बम की तरह टिक टिक हो रही है एंड टाइम कम है, इसलिए समय नहीं है किसी बच्चे के पास। ये सरकार ने पॉलिसी में जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को लेके बैठे नहीं रह सकते हैं। यू आर लूजिंग चिल्ड्रन, हु इज अकाउंटेबल फॉर द लॉस ऑफ दीज चिल्ड्रन। सरकार अगर नहीं देगी ध्यान तो और कौन देगा? कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। अमित और सरिता, मैं चाहती हूँ कि हम बीच से हटें और आप जितने हमारे व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप अगर अपनी कोई बात हमारे सारे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप कहें, आप अपील कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी, मैं तो ये दुआ करूंगी कि हमारे सब लिसनर्स, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं पेज के, वो आपकी मदद के लिए आगे आए। मैं सभी देखने वालों से यही अपील करूंगा, जो अभी देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कनव के लिए जरूर डोनेट करें। आपका थोड़ा सा अमाउंट, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटा भी अमाउंट करेंगे, नो मैटर्स, बट देख के इग्नोर ना करें। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो क्राउड फंडिंग है वो हम जो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं वो इम्पैक्ट गुरु प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और अगर कोई भी आपको लगता है कि हम इस केस को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप कनव लिखिए यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको बहुत सारे हमारे वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना जो है अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ, ये कब शुरू हुआ है, कब से चल रहा है, क्या इसकी टाइमलाइन है। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि रेयर डिजीज के बारे में जो है ना, लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, आज हमारे पास समय नहीं है बहुत लोगों के पास, लेकिन ये हमारे ऑफस्प्रिंग्स के बारे में है। आज मैं सफर कर रहा हूं, कल कोई और करेगा। अगर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग सफर करें, तो ये हमारे लिए भी हमारी तरफ से भी एक गलती है। हम सारा ब्लेम अभी सरकार पर डाल रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की जो कमी है, वो चाहे डॉक्टर्स की तरफ से हो, कि डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से हो, क्योंकि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर हमें ये टेस्ट सजेस्ट कर दिया होता कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्टेबल है और जो डिटेक्ट हो जाता, तो आज शायद हम इस सिचुएशन में ना होते। और वही गायनेकोलॉजिस्ट और उन जैसे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट आज बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो एक बिना टेस्ट के गो थ्रू हो रहे हैं। जबकि सबसे पहला पड़ाव वही होना चाहिए कि हम जो है इसको डिटेक्ट कराएं, प्रिवेंट कराएं। आप कैरियर तो नहीं है आप इसके। जी, प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। पहले प्रिवेंट हो ये डिजीज, साथ में जो बच्चे अभी जो सफर कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करे, और बाद में प्रिवेंशन के लिए अगर हेल्प करे तो इसको टोटली एलिमिनेट ही किया जा सकता है, जैसे हमने पोलियो को किया है। जी, तो चलिए एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद अमित और सरिता। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बाद। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और आप ऐसे परिवारों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ काम करिए। बाकी जैसे थैलेसीमिया पे भी जब हम बात करते हैं तो यही होता है कि डॉक्टर्स ने पहले इसका टेस्ट कराने के लिए नहीं कहा। थैलेसीमिया में भी यही होता है, पेरेंट्स कैरियर हैं, पता नहीं होता कि बच्चा थैलेसेमिक हो सकता है, थैलेसेमिक मेजर। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मुझे लगता है हम सबको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। लेकिन कभी किसी ने मतलब बुरे से बुरे सपने में भी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि कनव आपका बच्चा एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा होगा। और मैं उम्मीद करूंगी, प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं, डोनर्स इन 191, हाँ जी, अराउंड 8 करोड़ 94 lakhs हैज बीन रेज्ड, प्रवीण कुमार बता रहे हैं अमाउंट। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अभी बहुत सारे और लोग आगे आएंगे, और क्योंकि हमारे पास समय कम है, ये याद रखिए, ये मत सोचिएगा कि अच्छा मैं 10 दिन बाद ये ऐसा मौका होगा तब हम करेंगे या कंट्रीब्यूट करूंगा या करूंगी। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है कि आज करें और अभी करें।
कनव के पास समय कम है, हम सब मिलकर चाहें तो इस बच्चे की जान बचा सकते हैं और मैं बस यही दुआ करूँगी कि कनव की जान बचे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।